हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, इरेशनल नंबर। आपने लास्ट क्लास में जरूर वीडियो देखा होगा। 1.3 एक्सरसाइज हमने की थी। ऑफ कोर्स आपने भी मेरे साथ एक्सरसाइज की होगी। ये 6 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आपने कंप्लीट किया होगा जरूर। आज हम ये 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे आज के लेक्चर में, और उससे भी पहले हम समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी पे आप निकाल लीजिए ये पेज नंबर। ये है आपके सामने पेज नंबर 12। ये लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा स्टडी किया था, आज फिर से स्टडी करते हैं। इसी को समझते हैं पहले कि रैशनल क्या था और इरेशनल क्या होगा। ओके, फिर उसके बाद ये सबसे इंटरेस्टिंग पेज है, ये 13 जो पेज नंबर है एनसीईआरटी में 9th क्लास में, आप इस पेज को जरूर निकाल लीजिए। ओके, यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में बताता हूं। रैशनल नंबर ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले ये लेक्चर देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहां पर मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं लास्ट लेक्चर का। आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते थे? यानी कि अभी तक यही बोला गया था कि रैशनल नंबर ही सारे नंबर्स होते हैं। अगर कोई भी नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे रैशनल नंबर कहते हैं। जनरली तो आपने पढ़ा होगा। और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस सीक्वेंस में अगर मैं 3/5 आपसे बोलूं तो क्या ये रैशनल नंबर है? आप कहेंगे यस सर, क्योंकि ये इसको एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस फॉर्म को दर्शाता है। अगर मैं कहूं नेगेटिव में रैशनल नंबर होते हैं जैसे 7/2, तो कहेंगे सर ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी फॉर्म सेम है। q इज नॉट इक्वल टू 0 और ये रिप्रेजेंट हो रहा है p अपॉन क्यू में, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। तो क्या ये जो 3 लिखा हुआ है ये रैशनल नहीं है? आप कहेंगे सर ये भी एक रैशनल है। ऑफ कोर्स ये एक इंटीजर भी है। इंटीजर जिसमें डेसिमल्स नहीं होते उसे इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन ये एक रैशनल नंबर भी है क्योंकि इसके अपॉन में 1 लगाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं 0, तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे यस, 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 लगाया जा सकता है। तो यानी कि अगर मैं आपसे 2.5 के बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर डेसिमल में लिखा हुआ है ना, ये डेसिमल ही तो है। और डेसिमल बनता कहां से है? ये जो फ्रैक्शंस होते हैं इसी से तो डेसिमल बनता है, डिवाइड करने के बाद। तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। जैसे कि अगर मैं इसी को अगर मैं डिवाइड करूं, 2 को बाहर लिखूं और 7 को अंदर लिख दूं, तो आ जाएगा आपके पास 2 3 6 और यहां आएगा 1, देन पॉइंट लगाएंगे 0 एंड 2 5 10। देखो कितना आसानी से आ गया 3.5। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 3.5। ये फ्रैक्शन में लिखा है, ये डेसिमल में लिखा है, और दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं। तो आपको समझ में आया ये रैशनल नंबर है। तो ये जो रैशनल नंबर है जिसमें डेसिमल इंक्लूड हो गया, ये जो रैशनल नंबर है इसका एक स्पेसिफिक नाम है, एक स्पेसिफिक नेम दे रखा है इसका, और उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या नाम बताया मैंने? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, यानी कि जिसका अंत हो जाए, उस दशमलव स्थिति को जिसका अंत हो जाए। देखो दशमलव के बाद डिजिट खत्म हो गई, एक ही डिजिट थी, तो इसे टर्मिनेट कहते हैं। और ये एक रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल। तो फिर अगर मैं कहूं इसका एंड ही ना हो, यानी कि अगर सिचुएशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं 1/3, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने? इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 को बाहर लिखिए, 1 को अंदर लिखिए, पॉइंट लगाइए, 3 3 9, फिर 1 आएगा, 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद आता, यानी कि 0.3333 कभी भी फिनिश नहीं होगा। यानी कि ये जो कंडीशन है इसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है आपके सामने, अब यहां पर चेक करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या इसका एक पैटर्न ब्लॉक बन रहा है? यस। देखिए 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एक पैटर्न ब्लॉक बन रहा है, तो इसे कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना, बार बार एक ही ब्लॉक रिपीट करने को रिकरिंग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं 2.121212, तो ये कौन सा नंबर है? इंफिनिटिव तक जा रहा है, लेकिन ये रैशनल नंबर है क्योंकि एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इस सिचुएशन को कहेंगे रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आपको समझ में आया।
वो सारे नंबर्स रैशनल होते हैं जो नंबर लाइन पर आप दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर आप दिखा सकते हैं, वो सारे रैशनल है। तो अब बात आती है इर्रेशनल की। हालांकि बाद में ये भी आपको बताया जाएगा इर्रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो ज्योमेट्रिकली, और इसका हम सीरीज को पढ़ेंगे भी। लेकिन फिलहाल अभी जो बात हो रही है कि वो नंबर्स चाहे तो वो इन्फिनिटी तक हो तो एक पैटर्न जरूर बनाएंगे, ठीक है ना, और वो नंबर या फिर वो कभी भी एंड हो जाए तो उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये दोनों रैशनल होते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि ना तो कभी खत्म होए ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन और ना ही कोई ऐसा पैटर्न ब्लॉक बार बार रिपीट हो? क्या ऐसा कोई नंबर है? तो आपको मैंने लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था उसमें 1/17 जब डिवाइड किया था तो आपने देखा होगा 1/17 को, बहुत लेंथी डिवीजन था। आप मोबाइल से नहीं कर सकते थे, आपको लिटरली कॉपी पे करना ही होगा। और जब आप उसे डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलेगा एक पॉइंट पर आके उसका पैटर्न रिपीट होने लग जाता है और वो रैशनल कहलाता है, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं दिखा। लेकिन कुछ नंबर्स इरेशनल दिखे और उन्हीं रैशनल नंबर्स की बात हम आज करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली बात करने वाले हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। यहां पर पढ़ लीजिएगा, यहां पर लिखा भी हुआ है, इधर क्या लिखा है, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इरेशनल नंबर क्या होता है तो आप कहेंगे सर वो नंबर्स जो ना तो कोई एंड होगा उसका और ना ही बार बार वो पैटर्न ब्लॉक रिपीट होगा, यानी कभी भी वो बटे की संख्या तो नहीं हो सकती, यानी कि 4/6 ये इरेशनल नहीं हो सकता। या कोई भी नंबर 1/17 ये इरेशनल, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है। ये या तो ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, तो इसका मतलब रिकरिंग करेगा, रिकर करेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज क्लास में इरेशनल की। तो इरेशनल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। इसको सब्जेक्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पर स्टडी करने के लिए बहुत साल लगे और बहुत महान महान मैथमेटिशियन ने इस पर स्टडी किया। इसलिए मैं इसे एक टॉपिक ना बोल के एक सब्जेक्ट बोलूंगा, क्योंकि इस पर स्टडी की गई, स्पेशल इसी सब्जेक्ट पर स्टडी की गई, इरेशनल नंबर पर। तो देखिए यहां पर इन्होंने कहा है रिकॉल, यानी याद करिए एस की वैल्यू जो है ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 1011011110 ऐसे करके लिखी हुई है ना। एक पैटर्न बन रहा है लेकिन वो पैटर्न स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होने वाला है, अलग अलग रैंडम पैटर्न्स बन रहे हैं। तो ये आपने प्रीवियस सेक्शन में किया है। प्रीवियस सेक्शन मतलब इसी क्लास की पिछली एक्सरसाइजेस में आपने ये एग्जांपल में समझा था। कहता है नोटिस दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आप जानते हो ये नोटिस करिए, ना तो टर्मिनेट हो रहा ना ही रिकर कर रहा। आपको समझ में आ रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी एंड ना हो, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका कभी एंड नहीं होता उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और अगर हम नॉन रिकरिंग की बात करें तो वो कोई पैटर्न ब्लॉक रिपीट नहीं करता, यानी कि अलग अलग पैटर्न्स आएंगे उसके, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। आगे कहता है देयरफॉर फॉर द प्रॉपर्टी अबव it is irrational. Moreover, notice that you can generate infinitely many irrational numbers to s, यानी कि आप infinitive many irrational number जनरेट कर सकते हो। ओके, यहां पर क्या बोलता है, कहता है व्हाट अबाउट द फेमस इरेशनल √2 एंड पाई। हम आज इन दोनों की चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। √2 और पाई बहुत ही फेमस थे, बहुत ही पॉपुलर थे, क्योंकि इनके पीछे बहुत स्टोरी थी। फिलहाल हम √2 की बात पहले करते हैं, पाई की बात बाद में करते हैं। कहता है यहाँ पर √2 की और पाई की इरेशनल नंबर की कुछ वैल्यूज इसने दे रखी है। आप देख सकते हो ना तो कभी ये एंड हो रहा, देखो चलता चला जा रहा है, और ना ही कोई पैटर्न ब्लॉक रिपीट हो रहा। मैं फिर बोल रहा हूं पैटर्न ब्लॉक, ना कि मैंने बोला कोई डिजिट। जैसे कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर यहां पर लिखा है 4 और 4 तो दोबारा आ गया। मैंने ये नहीं कहा 4 दोबारा आ गया, मैंने कहा वही पैटर्न दोबारा, जैसे कि 4 1 है, यहाँ 4 2 है, आगे देखोगे तो 4 8 है, आगे देखोगे तो, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही चीज बार 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 रिपीट होती चले जाए, ऐसा नहीं हो रहा। इसे पैटर्न ब्लॉक कह रहे हैं। डिजिट तो रिपीट होगी क्योंकि डिजिट तो टोटल 10 ही होती है ना। तो फिलहाल आपके पास दो है सिचुएशन, मैं पहले रूट की बात कर रहा हूं। कहता है नाउ, यहाँ पर पाई की बात कर रही है, पाई के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, रूट की बात कर रहे हैं। रूट निकालने का तरीका जो था वो क्या था, देखिए आपने रूट निकालने का एक ट्रेडिशनल मेथड सीखा होगा, उसे कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, आपने ये मेथड सीखा होगा रूट निकालने का। और डिवीजन मेथड एक फैक्टर मेथड होता है रूट निकालने का, एक डिवीजन मेथड होता है। 8th क्लास तक ये जरूर बताया गया है, अगर आप भूल गए हैं तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए ये लिखा गया है 2 और डिवीजन मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं। डिवीजन मेथड में हम कोई टेबल पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते हैं जो उसका स्क्वायर हो, जैसे कि 1 1 जा 1,
हम इस तरीके से पढ़ते हैं, और अगर आपको नहीं आता तो इसे सेपरेटली सीख के आइएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आया, इधर हम ऐड करेंगे क्या, यूनिट प्लेस, तो आंसर आएगा 2। अब आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आपको यहाँ पॉइंट लगाना होगा और पॉइंट यहाँ भी लगाना होगा, और साथ साथ आपको पेयर में 0 लिखने हैं। किस में लिखने हैं, पेयर में, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर में ही लिखते जाएंगे। कितने भी 0 लगा सकते हैं। आपको जो पहला पेयर है उसको कॉपी कर लेना है, तो पहले पेयर को जब मैं कॉपी करूंगा तो आंसर आएगा 0 0 0 0, मैंने कॉपी कर लिया। अब उसके बाद मैं ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 के साथ, जैसे कि मैं 4 की कराने वाला हूं, जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 4 16 1, 4 2 8 एंड 9, तो ये आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 लिखिए, यहाँ भी 4 लिखिए, यहाँ 96 लिखिए। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। देन फिर उसके बाद इन 2 जीरोस को उतार लीजिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस को ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 28 आएगा। आप 1 की मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा, 281, और फाइनली आपका यहाँ पर कुछ आंसर आएगा। इस तरीके से आता चला जाएगा। मैंने 2 डेसिमल तक निकाला है, और ऐसे आप निकालते चले जाइए, इतने डेसिमल्स निकलेंगे, देख सकते हैं, और भी निकलते चले जाएंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले। तो ये कौन सा मेथड है, ये डिवीजन मेथड है, और डिवीजन मेथड आपको 8वीं क्लास में सिखाया गया, लेकिन ये मेथड बहुत बाद में आया। यानी कि इससे पहले भी √2 निकालने के बहुत सारे मेथड हुए होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। तो इसी के बारे में आपकी 9th क्लास में समझाया है, तो इसलिए मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। जितना 9th में समझाया है उतना तो आपको जरूर समझना होगा, क्योंकि उसी बेस पर आपकी फाउंडेशन बनती है। आप आगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से नहीं की है तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों, आपको सरफेस पर एक्सरसाइजेस नहीं करनी। मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे फाउंडेशन का कोर्स लेते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप जा रहे हो और आपने 9th पढ़ ली है तो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर डिटेल में क्या लिखा हुआ है, कहता है ओवर द इयर्स mathematicians have developed various techniques to produce more and more digit in the decimal expansion। यानी कि बहुत सालों में ये चीज, यानी कि साल दर साल ये चीज उन्होंने नई नई टेक्निक डेवलप की डेसिमल्स को एक्सप्रेस करने की। जैसे अभी मैंने एक टेक्निक बताई आपको, डिवीजन मेथड ऑफ इरेशनल नंबर्स, और उनको निकालने के लिए किनको, इरेशनल नंबर्स के डेसिमल्स को निकालने के लिए अलग अलग टेक्निक प्रोड्यूस की है ना, वो डेवलप की। कहता है फॉर एग्जाम्पल you might have learned to find the digit of decimal expansion of √2। तो अभी आपको जो मैंने करके दिखाया उसी को बोल रहा है कि √2 निकालना आपने सीखा है बाय द डिवीजन मेथड। ऑफ कोर्स 8th क्लास में आपने ये सीखा है, इन्होंने बता दिया, और कैसे करना था वो मैंने अभी आपको बताया। आंसर तो ये सेम आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही मेथड स्टार्टिंग का था, ये तो अभी आपको सिखाया गया, मॉडर्न मेथड है। आपको आज के डेट में यही चीज जानी जाती है, पहले सिखा दिया जाता है, क्योंकि ये सब जने जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई मेथड्स थे, वो मेथड के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। इंटरेस्टिंगली इन द सुलभ सूत्रा, सुलभ सूत्रा जो है हमारे वेद का पार्ट है, याद रखना, जो हमारे वेद हैं, जो प्राचीन हमारे वेद ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों के अंदर हर विषय के बारे में बात की गई है, हर विषय के बारे में। तो वहां मैथ्स के विषय के बारे में बात की गई होगी, गणित के विषय के बारे में। तो गणित का विषय जिसके बारे में बात की गई है, और जो जहां पर जिस सेक्शन में वो आता है, वेद का जो हिस्सा है वो हिस्सा है सुलभ सूत्रा, ठीक है ना। इसमें भी रूल्स ऑफ कोड, क्योंकि जो सुलभ सूत्रा है इसके अंदर जितने भी हवन और वेद अग्नि वगैरह होती है, इनके जितने भी शेप्स होते हैं इनके बारे में ही चर्चा मिलती है, और इनके बारे में श्लोक्स लिखे हुए हैं। अगर आप उसको थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर क्या है। लेकिन उनके अंदर जो मैथमेटिक्स आती है वो मैथमेटिक्स बहुत प्राचीन है, इसलिए उनका आज बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। यहां पर क्या कहता है सुलभ सूत्रा में, आपने इंटरेस्टिंगली सुलभ सूत्रा रूल्स ऑफ कोड, अ मैथमेटिकल ट्रीटीज ऑफ द वैदिक पीरियड, यानी कि एक मैथमेटिकल ट्रीटीज है। और ये कब का है, इसका रिटर्न जो एविडेंस मिलता है, जो लिखा हुआ एविडेंस है, वो है 800 BC से 500 BC। यानी कि आज की बात करें तो 2022 में आप रह रहे हो, 2021 और 22 का पेपर आप दोगे, ठीक है ना। तो 2021 प्लस उसके बाद 500 और जोड़ दीजिए, लगभग 2500 साल पहले की बात हो रही है। ये 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की बात हो रही है कि 2500 साल पहले ये रिटर्न एविडेंसेस था। और उसमें √2 की वैल्यू कैसे निकाली, अभी मैंने √2 का एक प्रोसेस बताया, आपने वो चीज सीखी भी होगी, 8 में बड़ी मेहनत से सीखी होगी। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, √2 निकालने का एक दूसरा मेथड बहुत सिंपल है। 1 + 1/3 + 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि 3 और 4 की गुणा, फिर -1/3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/34।
ये बात समझ में आती है? ये आप निकालोगे तो इससे भी आपका √2 का वही डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। निकाल के देखते हैं। अगर मैं इसके अपॉन में 1 लगा दूं और इसका एलसीएम ले लूं तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करिए, ये 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 12 चौक 48 का 8 हासिल के हो जाएंगे आपके पास 4 और 12 तिया 36 और 4 40। तो ये आ जाएगा आपके पास 408। आप जब एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 408 प्लस का 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास ये 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4 से मल्टीप्लाई करके 136 और उसके बाद प्लस का निशान आएंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 34 फिर डिवाइड करेंगे -1। आप देख सकते हो कैलकुलेशन करनी आपको आती है, एलसीएम लेना आपको आता है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 408 136 और 34 और ये हो जाएगा 577 408। ओके, आप कैलकुलेशन कर देना, इसे जोड़ लेना, ये हो जाएगा आपके पास 10 8 18 में से 1 गया तो 7 बचेगा और उसके बाद ऐसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 577 बटे में 408। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करो इसे, आपके पास मोबाइल होगा या कैलकुलेटर होगा, आप डिवाइड करो इसे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, 1.41425156। देखिए, और अभी जो मैंने आपको बताया उस टेक्निक से, जो डिवीजन मेथड था, उससे आंसर क्या आया था उसे भी देखिए। ये आंसर देखिए 1.41421356 1356 1 तक तो ठीक है ना, 1 तक देखो ना, 4142156, हाँ 56 तक ठीक है। तो ये वैल्यूज यहां तक कंप्लीट 6 तक इन्होंने निकाल ली। और कौन से मेथड से निकाली ये आपके सामने, इसमें कोई डिवीजन रूल नहीं लगा, लेकिन ये हमारे वेद के अंदर लिखे हुए रूल्स हैं। अब इसके बारे में सिर्फ एक चर्चा की गई है, इसके बारे में यही खत्म कर दिया गया है, इसको कोई एक्सरसाइज में आगे नहीं बढ़ाया गया इस नियम को, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी टेक्निक और ट्रिक थी जिस पर काम चल रहा है और ऑफ कोर्स ये बहुत सालों से काम है, लेकिन तुम्हारी 9th क्लास में इसके बारे में बात नहीं की गई। बस इतना बताया है और ये बात आपको समझनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी चीज को निकालने का एक मेथड नहीं है। लोगों ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग मेथड इजाद किए थे, हाँ सेम आंसर निकाला था। तो √2 के बारे में सिर्फ इतना ही यहां बताया है, पाई के बारे में यहां पर और ज्यादा बताया है। अब पाई के बारे में बात कर लेते हैं। पाई हमेशा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रहा है, क्योंकि पाई के बारे में लोग समझ ही नहीं पाते कि वो है क्या चीज, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है पाई के बारे में ये जानते हैं लोग, देखो यहां लिखा है वी ऑफन टॉक 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। हम ये ध्यान रखते हैं, याद रखना आप भी, कि पाई की वैल्यू को इक्वल टू 22/7 लिखते हैं, क्योंकि 2 डेसिमल तक पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू इक्वल है, 2 डेसिमल तक। और 10th क्लास तक सिर्फ 2 डेसिमल तक ही कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसका मतलब हम इसे इक्वल टू 22/7 रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के 2 स्थान तक, यानी कि 2 प्लेसेस तक ही हमें फाइंड करना है, बस इस रीजन की वजह से। अदरवाइज यहां देखो क्या लिखा है, पाई नेवर इक्वल टू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू देखो ये है और 22/7 की वैल्यू ये सारी नहीं आएगी, वो एक एंड पॉइंट होगा, क्योंकि ये वो रैशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है। ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, हाँ अप्रोक्सीमेट इक्वल हो सकते हैं, लगभग बराबर। ओके, तो यहां पर ये बात इन्होंने समझाई है। और पाई के बारे में क्या बताया है उसको समझते हैं। तो पहले पाई को थोड़ा नजदीक से जाके देखेंगे, फिर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा अभी, उस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा द जर्नी ऑफ पाई। ओके, और वो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं पाई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, व्हाट अबाउट द पाई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई पॉलीगन आपके सामने होगा, पॉलीगन, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए पॉलीगन क्या होता है। हिंदी में कहते हैं इसे बहुभुज। बहुभुज यानी कि बहु मतलब बहुत सारी और भुज मतलब भुजाएं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीगन। इंग्लिश में पॉलीगन कहेंगे, वैसे तो ये ग्रीक वर्ड है पॉलीगन, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं पॉलीगन की बात करूं तो ये एक पॉलीगन है, एंड ऑल्सो कॉल द ट्राइंगल, है ना। 3 साइड की क्लोज फिगर को ट्राइंगल भी कहते हैं और ये एक पॉलीगन भी है। उसके बाद ये एक पॉलीगन है, ये आपके पास क्वाड्रिलेटर है ना। 4 क्लोज साइड्स, इसे कहेंगे क्या? पॉलीगन। क्लोज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये खुली हुई मिल जाए ऐसे 4 साइड से 1 2 3 4, तो ये पॉलीगन का हिस्सा नहीं है, इस पर डिस्कशन नहीं होगी, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। ऐसी 5 को क्या कहते हैं? पेंटागन कहते हैं। ओके, ये सारे ग्रीक नाम है पेंटागन। और 6 साइड्स की क्लोज फिगर को कहते हैं हेक्सागन। ये आपके सामने हेक्सागन है, इसमें 6 साइड्स होती हैं,
है ना। हेक्सागन दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन होता है, एक इरेगुलर हेक्सागन होता है। यानी एक में तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसे रेगुलर बोलेंगे, ये सारी साइड्स लेंथ में इक्वल है। और एक में सारी साइड्स अनइक्वल होंगी तो इसका मतलब उसे कहेंगे इरेगुलर हेक्सागन। इसी हिसाब से हेक्सागन है, सेप्टागन है, ऑक्टागन है, और ऐसे ही बनते चले जाते हैं, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, और चलती चली जाती है साइड्स, ठीक है ना। इन सबको बोलते हैं पॉलीगन। तो अब अगर मैं पॉलीगन की बात करूं तो पॉलीगन के लिए बहुत आसान है एक पार्टिकुलर सिस्टम तैयार करना। जैसे कि मैंने क्या किया, अब आपको मैं यहां पर बताता हूं सुलभ सूत्र का मतलब क्या होता है। सुलभ का मतलब होता है स्ट्रिंग, यानी कि धागा, ठीक है ना, धागा होता है इसका मतलब। तो यानी कि सुलभ सूत्र का मतलब होता है ऐसे सूत्र, यानी कि ऐसे नियम, ऐसे रूल जो कि धागे द्वारा बनाए गए। तो धागे से कैसे बनाए जाते हैं, देखो, जैसे कि मैंने कहा ये एक मैंने स्ट्रिप्स लगा दी, यहां पर पिन लगा दी, और यहां पर एक धागा बांध दिया, यहां पर एक धागा बांध दिया, यहां पर एक धागा बांध दिया, ये धागा मैंने बांध दिया। मैंने नापा, इसे नापा, इसकी लेंथ 1 है, इसे नापी, इसकी लेंथ 1 है, इसे नापी, तो इसकी लेंथ क्या होगी, अगर ये राइट एंगल है तो इसकी लेंथ होगी रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये पाइथागोरस के नाम से आप जानते हैं, लेकिन पाइथागोरस की अगर मैं बात करूं तो उससे कम से कम 400-500 साल पहले, बल्कि 1000 साल पहले के अराउंड ये चीज बताई जा चुकी थी। बस उन्होंने पेटेंट नहीं कराया था, तो आज हम उन्हें उनके नाम से नहीं जानते। तो ये आपको पता लगा √2 होता है और इसकी वैल्यू एक इरेशनल नंबर होती है, बात पता लगी। इसी तरीके से जब मैं पाई की बात करता हूं, क्योंकि पाई भी एक इरेशनल है, तो वो किस पर काम करता है, पॉलीगन पे काम करता है। कैसे काम करता है, उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी का, जैसे कि ये सर्कल दे रखा है, सपोज कर लेते हैं ये सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर अगर आप निकालते हो क्या, इसके अंदर निकालते हो आप क्या, इसका सर्क्यूमफ्रेंस, क्या निकालते हो, सर्क्यूमफ्रेंस निकालते हो। अब सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं पॉलीगन की, तो पॉलीगन में ये एक क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। तो इस क्वाड्रिलेटर में ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, 4 लेंथ है। इन सभी लेंथ को जोड़ दीजिए, इन सभी लेंथ को जोड़ देंगे तो आएगा आपके पास, उसे बोलते हैं पेरीमीटर। इस पेरीमीटर को जब बोलेंगे, जब इसकी साइड्स, पॉलीगन की साइड्स को काउंट किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे पेरीमीटर। जैसे कि 4 साइड्स हैं, जैसे कि 5 साइड्स हैं, जैसे कि 6 साइड्स हैं, इनकी साइड को काउंट करेंगे तो कहेंगे उस पॉलीगन की जिनकी साइड्स काउंट की जा सकती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। लेकिन आउटर लाइंस को ही बोलेंगे ना, आउटर लाइन की लेंथ ही पूछी जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सर्कमफ्रेंस की, तो पहली बात तो सर्कल क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो सर्कल इज ऑल्सो ए पॉलीगन, ये एक पॉलीगन होता है। सर्कल इज अ पॉलीगन ऑफ इंफिनिटिव साइड्स, पॉलीगन ऑफ इंफिनिटिव साइड, इंफिनिटिव साइड्स, यानी कि सर्कल एक ऐसा पॉलीगन होता है जो इन्फिनिटिव साइड से मिलकर बना है, यानी कि जिनकी साइड्स जो है वो इन्फिनिटिव तक जा रही है, तब वो सर्कल बना देता है। तो अगर इसका आपको पेरीमीटर निकालना है सर्कल का, तो उसे पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही बात है। जिसकी साइड काउंट की जा सकती है उसे पेरीमीटर बोलेंगे, जिसकी साइड काउंट नहीं की जा सकती उसको हम कहेंगे क्या, सर्कमफ्रेंस। होता यही है। इस सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने का तरीका क्या है, तो उसको मैं सर्कल पे बताता हूं। जो आपने सीखा है पहले उसी स्टैंडर्ड पे बताता हूं, और बहुत क्लियरली समझना है, क्योंकि बेसिक से नहीं समझेंगे तो आपको एडवांस वाली नॉलेज समझ नहीं आएगी। जैसे कि ये आपके पास एक सर्कल है, इसे सेंटर कहते हैं और इसे रेडियस कहते हैं। ओके, ये रेडियस है, और रेडियस का ट्वाइस कर देंगे अगर हम, तो यानी कि ये जो आपके सामने है ये पूरा का पूरा, अगर मैं बोलूं ये यहां से यहां तक, तो इसे डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे 2r भी बोल सकते हैं, 2 इंटू रेडियस। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं इसके सर्क्यूमफ्रेंस के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं है वो याद करें। 2πr होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो यहां पर अगर मैं 2 और r को एक साथ लिख दूं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और आपको अभी बताया मैंने 2r की वैल्यू d होती है, तो यानी कि d इंटू में पाई इज इक्वल टू c। तो फाइनली पाई की वैल्यू होती है c अपॉन में d। इनके पाई क्या है, व्हाट इज पाई, पाई इज द सर्क्यूमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। सर्क्यूमफ्रेंस याद रखना, सर्क्यूमफ्रेंस क्या, जिसकी साइड इन्फिनिटिवली है, इनफाइनाइट, है ना, जिसकी साइड इनफाइनाइट्स है, ऐसे पॉलीगन को हम सी बोल रहे हैं। अगर इसको फाइनाइट बोले तो इसको हम पी बोलेंगे। यानी कि पहले जब हमने देखा था, इस दुनिया ने देखा था, तो उस दुनिया ने पहले फाइनाइट यानी कि ऐसी साइड्स ही तो देखी होंगी ना जिनको गिना जा सकता है। तो पी और सी एक ही चीज होती है, तो पी अपॉन डी जो है वो पाई की वैल्यू होती है। ये बात आपको समझ में आई। तो अब हम इसको कैसे काउंट करते हैं, पी अपॉन डी, यानी कि पैरामीटर अपॉन में
डायमीटर इज इक्वल टू पाई। ये बात आपको समझ में आती है। तो इसको हमने कैसे काउंट किया और किस तरीके से निकाला, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, फिर आपको एक वीडियो लेक्चर दिखाऊंगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए पहले तो बना देता हूं मैं एक सर्कल। ये बना दिया मैंने सर्कल। ओके, सीधा सीधा एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के अंदर बना देता हूं मैं आपके सामने एक, ये है आपके पास सेंटर, तो सेंटर से ले लेता हूं रेडियस। ओके, सिंपल रेडियस है, बहुत सिंपल है। इस रेडियस की बात करता हूं तो ये रेडियस को एक यूनिट नाम दे देता हूं। एक यूनिट, चाहे एक इंच नाम दूं, चाहे एक सेंटीमीटर या एक मीटर, एक यूनिट नाम दे दिया। एक जितनी लेंथ ये है, यानी कि रेडियस की जितनी लेंथ है, ये रेडियस है, उतनी ही लेंथ का एक हेक्सागन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? हेक्सागन। तो हेक्सागन कैसे होता है? उसमें 6 साइड्स होती हैं। एक ये हो गई, उसके बाद दूसरी ये हो गई, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, तीसरी साइड ये हो गई, ठीक है ना, चौथी साइड ये हो गई, पांचवी साइड ये हो गई और छठी साइड ये हो गई। मैंने क्या किया? मैंने हेक्सागन बनाया एक सर्कल के अंदर और मुझे पता है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। और सी और पी मैंने बताया आपको, सी सर्क्यूमफ्रेंस, ऐसा पॉलीगन जिसकी इंफिनिटिव साइड है तो हम उसे सी बोलेंगे, और ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है, तो उसे हम पी बोलेंगे। सी बोलो या पी बोलो, है ना। फिलहाल सी लिखा जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये आपके सामने एक क्या है, एक पूरा का पूरा डायगोनल दे रखा है आपको। ये डायगोनल कह सकता हूं इसमें, या फिर डायमीटर, क्या बोलूंगा इसे? डी। डी फॉर डायमीटर। डायमीटर कितना है? 2 है। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये भी एक डायमीटर है, और इसकी बात करता हूं तो ये भी डायमीटर है। तो आप देखोगे एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर जिसकी सारी साइड्स जो इक्वल है, ये साइड एक है, 1 1 1 1 1 1, सारी साइड्स इक्वल है ना। और ये भी 1 है क्योंकि ये रेडियस है, ये भी 1 है क्योंकि ये रेडियस है। तो आपको दिखेगा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूंगा तो इसका मतलब ये 1 है, ये देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो टोटल अगर पैरामीटर को जोड़ूंगा, मैं किसके पैरामीटर की बात कर रहा हूं? हेक्सागन की बात कर रहा हूं जो अंदर है बना हुआ। इसके पैरामीटर की बात करूंगा तो ये 6 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6। अपॉन में डायमीटर की बात करूंगा तो ये डायमीटर है और ये 2 दे रखा है, तो 6/2 कितना आया? 3। तो आप गौर से देखोगे कि 6/2 तो आया 3, लेकिन क्या आया? 3 कौन है? ये 3 आया है अंदर वाली शेप, यानी कि ये वाली शेप। लेकिन मैं तो इससे बड़ी वाली शेप की बात कर रहा था, इससे बाहर की तरफ शेप की बात कर रहा था, यानी कि ये 3 जो है ये छोटा है। पाई की वैल्यू जो है वो बड़ी है 3 से। पाई की वैल्यू क्या है? बड़ी होगी 3 से। ये मैंने जो निकाला, तो आपको क्यों समझ में आया 3 से बड़ा होगा? क्योंकि अंदर वाली शेप का जो मैंने वैल्यूज निकाली है वो तो आपकी 3 आई है, और इससे जस्ट बाहर वाली लेनी है, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू 3 से बड़ी है, एक वैल्यू निकल के आई। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब इसके बाहर मैं एक एक ड्रॉ करने वाला हूं, स्क्वायर। ये देखिए, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ करना है और वो भी बाहर की साइड ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया और बाहर की साइड ड्रॉ किया, यानी कि मैंने इस सर्कल के जस्ट बाहर की तरफ एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है, आपके सामने है। और अब इस स्क्वायर की बात कर लेते हैं। इस स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको इस स्क्वायर में? यहां से लेकर यहां तक की जो साइड दिख रही है, यही तो इसका डायमीटर था। इसका मतलब 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो मैंने क्या बताया? सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपके सामने 8। देखो ना, जोड़ दीजिए, 2 + 2 + 2 + 2, डिवाइड में डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा था? मैंने बताया था 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 4। 4 किसका आंसर है? ये बाहर वाला, जो बाहर वाला दिख रहा है ये स्क्वायर, इसका आया आंसर। और आपको निकालना किसका है? आपको तो सर्कल का निकालना है। तो ये स्क्वायर से छोटा है सर्कल, देखो अंदर की तरफ दिख रहा है, ये स्क्वायर से छोटा है सर्कल। इसका मतलब पाई की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी 4 से। यानी कि ये बात बहुत क्लियर हो गई कि पाई की वैल्यू 3 से बड़ी होती है और 4 से छोटी होती है। एक सर्कल में जो ये लाइन है, आउटलाइन जो है, इसको फाइंड करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो इसको फाइंड करने का तरीका हमने एक टेक्निक से ढूंढा कि इसके अंदर भी एक पॉलीगन बनाया और इसके बाहर भी एक पॉलीगन बनाया, और फिर इस लाइन को हमने ढूंढने की कोशिश करी। तो हमें यह नतीजा मिला कि जो पाई होता है, जो भी पाई आएगा वो 3 से बड़ा होता है और 4 से छोटा होता है। 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, ये पाई की वैल्यू होगी। ओके, इनके बीच में आएगी। ओके, तो इनके बीच में आएगी तो क्या वो रैशनल नंबर है? ऐसा कोई सर्टेन प्रोसेस है जिस पर आके ये वैल्यू रुक जाए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इस सर्कल की बात करेंगे तो ये एक सर्टेन फिगर आपको दिखती है। तो अब इसी को हम समझते हैं, इस जर्नी को हम समझते हैं जिसमें हजारों साल लगे। उस हजारों साल की जर्नी को आज हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो मैं आपके सामने वीडियो प्ले कर रहा हूं, 2-2.5 मिनट का वीडियो है। मैं आपको तसल्ली से समझाऊंगा, आप प्लीज अपना कंसंट्रेशन इसी पर फोकस करके रखेंगे, तभी समझ में आएगा।
ठीक है, तो देखिए ये रही वीडियो आपकी, ये है आपके सामने वो वीडियो जिसमें आपको पाई के बारे में समझाया जाएगा। तसल्ली से देखते चले जाना क्योंकि आपको एक एक करके चीज समझाई जाएगी। ओके, और ये जर्नी है पाई की। देखिए मैंने यहां तक आपको बताया था कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर मैंने बताया आपको क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है जो इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर है। ओके, अगर मैं इसकी एक लेंथ को एक ले लूं यानी कि 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट में आप कुछ भी ले सकते हो, और वही 1 यूनिट जो है इसकी रेडियस की भी लेंथ होगी, ये रेडियस 1 यूनिट है, तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास क्या, 2 यूनिट, है ना। तो 2 यूनिट की इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर। ओके, ये आ गया आपके पास 2 यूनिट। तो ये आपके सामने एक हेक्सागन था, इन सबकी साइड्स को अगर जोड़ेंगे तो साइड्स कितनी हो जाएंगी आपके पास, 6 हो जाएंगी, है ना। और ये हो गया आपके पास क्या, सी मतलब सर्क्यूमफ्रेंस। अभी फिलहाल सर्क्यूमफ्रेंस ना लेके हम उसे पेरीमीटर देख रहे हैं ना, पेरीमीटर सर्क्यूमफ्रेंस में कंफ्यूज नहीं होना। तो 6 बटे में ये 6 जो है आपका सर्क्यूमफ्रेंस था, 2 जो है डायमीटर है, डिवाइड करेंगे तो मैंने कहा पाई की वैल्यू बड़ी होगी 3 से, और आउटसाइड द सर्कल एक स्क्वायर लिया जाएगा। देखिए आपके सामने है आउटसाइड द सर्कल, और उसकी लेंथ आपको पता लगी 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो ये सबको जोड़ने के बाद बनेगा 8, और इस 8 को जब देखेंगे यहां रख के तो 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू 3 से बड़ी 4 से छोटी होती है। इसको मैंने एनिमेशन से बताया। बेटा ये जो बात है पाई के बारे में, जो ये बात की गई थी जिससे कि हमारा ये जो व्हील का जो निर्माण हुआ और व्हील की सही शेप के बारे में हम जानने लगे। देखो बच्चे ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि व्हील यानी पहिए का जब आविष्कार हुआ था तो उस समय सबसे बड़ी परेशानी उसकी शेप में आती थी और वो प्रॉपर शेप नहीं बन पाती थी। अगर पहिए की प्रॉपर शेप नहीं है तो क्या सोचते हैं आप, पहिए से क्या क्या काम होता है। तो पहिए से सिर्फ गाड़ी नहीं चलती है, जितने भी इंजन होते हैं वो ऐसे रिवॉल्व करके ही चलते हैं, जितने भी इंजन होते हैं। यानी कि जब तक इंजन ही नहीं बनते तो आज आप मॉडर्न एज में जी रहे हैं और इतने बड़े बड़े गैजेट्स का यूज कर रहे हैं, उनका यूज ही नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी सही शेप ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था। और इस चैलेंज को आपको अभी देखोगे कितना बड़ा चैलेंज था, कितने मतलब हजारों सालों का चैलेंज है पाई को ढूंढना, पाई की वैल्यूज को ढूंढना, एक्यूरेट वैल्यू। और कैसे ढूंढते हैं आपको पता लगा, क्या पता लगा, इनिशियली क्या है कि आपको एक सर्कल के अंदर 8 सिंपल 8 रेगुलर जो है हेक्सागन लेना है, 8 साइड्स के साथ लेके, 8 इसकी साइड्स है, कितनी साइड्स है 8। तो डेसिमल के बाद कितने आपके प्लेस बने, 0 प्लेस, डेसिमल के बाद कोई प्लेस नहीं हुआ, सीधा सीधा आपको इंटीजर में वैल्यू मिल गई। 8 साइड्स है, अगर ये 8 की जगह 9 साइड्स ले लेते, 10 साइड ले लेते, बाहर की तरफ कितनी साइड ली है, सिर्फ 4 साइड ली है। तो ये वाला प्रोसेस जिसमें कोई डेसिमल नहीं आया, ऐसा सैकड़ों साल तक चलता रहा, सैकड़ों साल तक मैं कह रहा हूं, यानी कि कई सालों तक। उसके बाद आए आर्किमिडीज, नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। उसके बाद 250 बीसी में, बीसी का मतलब कि 2022 साल खत्म, 2021 साल खत्म कर दीजिए, उसके भी 250 साल पहले जाइए। तो 250 बीसी में आर्किमिडीज ने इंप्रूव किया इस फॉर्म को, यानी पाई की वैल्यू को, और उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने क्या इंप्रूव किया, उन्होंने बनाया, ये देख रहे हो आपको, ये 12 साइड्स का एक पॉलीगन दे रखा है। कितनी साइड्स का पॉलीगन है, ये 12 साइड्स का पॉलीगन है, देख सकते हैं, रेगुलर डोडेकागन, ठीक है ना। तो ये 12 साइड्स हैं, आप देख सकते हो इनसाइड। और जब 12 साइड्स के पॉलीगन को बनाया तो इनका जो ये आपको सर्क्यूमफ्रेंस है, जिसे मैं पेरीमीटर भी बोल सकता हूं अभी फिलहाल, तो जो सर्क्यूमफ्रेंस है इन्होंने इसे नापा, और नापने की एक बहुत ही टिपिकल टेक्निक थी, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको पता चल जाएगा अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो। तो जब इसको नापा तो इसकी वैल्यू आई 6.212, है ना। और उसके बाद अब हम डिवाइड करते हैं किससे, डायमीटर से, कॉन्सेप्ट तो वही था। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो संख्या पाई से बड़ी होगी। पाई से बड़ी क्यों होगी, तो आप गौर से देखेंगे, अब गौर से देखिए, जो अंदर वाली लाइन है जो व्हाइट कलर में दिख रही है, ये देखिए बाहर वाली लाइन से छोटी है ना अंदर, अगर इसको मैं और बढ़ा दूं, स्ट्रेच कर दूं तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब पाई अभी भी बड़ा है, किससे बड़ा है, इस संख्या से, जो संख्या ये निकल के आएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे देखें, आगे बाहर की तरफ भी इन्होंने सेम 12 साइड्स का एक पॉलीगन लिया, और उसकी भी आपको यहाँ पर क्या लिए, यहाँ पर ये जो पेरीमीटर है, जो इसका पेरीमीटर वो डिफरेंट होगा ना, बड़ा है ना, ये देखो बाहर की तरफ को बड़ी साइड है तो बड़ा पेरीमीटर है, तो पहले वाले से थोड़ा बड़ा बना, तो बड़ा पेरीमीटर है, डिवाइड बाय सेम। तो आप जब डिवाइड करोगे, और ये निकालने का तरीका इन्होंने बताया था, आर्किमिडीज का तरीका था, और ये बहुत टिपिकल था कि इन्होंने जो है रूट के अंदर भी रूट निकालना सिखाया। तो उन्होंने कहा पाई की वैल्यू एक फॉर्मूले से कि इसके बीच में आती है, ओके। और इन्होंने इस फॉर्मूले से 4 डेसिमल 5 डेसिमल तक निकाल लिया था, ये आपको यहाँ पर वैल्यू निकाल के इन्होंने दे दी थी। फिर उसके बाद ये 12 साइड्स का पॉलीगन लिया था, अब इनको इन्होंने दिया
24 साइड के पॉलीगन से। उन्होंने नहीं लिया आर्किमिडीज से, आर्किमिडीज की इस थ्योरी पर काम होने लगा। देखो थ्योरी आफ्टर थ्योरी आती है, उनके जो डिसिपल्स होते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उस पर काम करते हैं और ये सैकड़ों साल का प्रोसेस है। तो 250 बीसी में आर्किमिडीज ने काम किया, उसके बाद 24 साइड्स का पॉलीगन लिया गया, उसके बाद 24 साइड्स के पॉलीगन के बाद वैल्यू आई, फिर 48 साइड्स का पॉलीगन लिया गया और उसके बाद 96 साइड्स का पॉलीगन लेने के बाद ये फाइनल वैल्यू आई। 96 साइड का पॉलीगन लेने पे आप गौर से अगर देखोगे, अगर आप देखते हो यहां पर, तो आपको उस पॉलीगन में और उस सर्कल में फर्क दिखेगा ही नहीं। अगर पेंसिल से बनाओगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी, इसमें बहुत साल लगाए। ओके, लेकिन इसके बाद आए थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जब इस पर काम किया तो उन्होंने एक्यूरेट प्लेसेस नहीं थे, ये डेसिमल के बाद एक्यूरेट प्लेसेस की वैल्यू नहीं है। आर्यभट्ट जब आए तो आर्यभट्ट ने जो है अराउंड 500 एडी की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि आर्किमिडीज के भी लगभग 700 साल बाद, लगभग 700 साल बाद उन्होंने 4 डेसिमल तक एक्यूरेट वैल्यू ढूंढी। आर्यभट्ट ने भी इस पर काम किया। और किस प्रोसेस से काम किया आपको पता लगा? मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं कि आपने जब एक सर्कल के अंदर 6 साइड्स बनाई थी, कितने साइड्स का पॉलीगन बनाया था आपने? 6 साइड का पॉलीगन बनाया था, 6। तो उसका एक पैटर्न था C/D करने का, और वो 6 साइड्स थी। अब 6 साइड्स से निकल के आ गई है 96 साइड्स, और 96 साइड्स निकलने के बाद सिर्फ 4 डेसिमल तक की एक्यूरेट वैल्यू निकल पा रही है। समझ में आ रहा है एक ही सर्कल पर कैसे काम हो रहा है? अब ये देखो साइड्स बढ़ती चली गई, लोगों ने और काम करना शुरू किया, और कैसे किया उसको मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये है इसके बाद जब ये 4 साइड्स का डेसिमल आया, उसके बाद आर्यभट्ट के बाद फिर आगे का काम हुआ। देन उसके बाद यानी कि आर्यभट्ट के बाद भी काम होना शुरू हो गया, यानी कि लगभग 200 साल तक, 2000 साल तक इस पर पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर काम होना शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया? सिंपली उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि एक सर्कल को एक्यूरेट तक पहुंचाना, एक एक्यूरेट सर्कल की कोई वैल्यू होगी। जैसे ही वो पता चल जाए तो पूरी साइंस में रिवोल्यूशन आ जाएगा, पूरी मानव जाति में रिवोल्यूशन आ जाएगा। वो स्पिनिंग का प्रोसेस समझ जाएंगे, एक्यूरेट। अभी वो एक्यूरेट नहीं है, याद रखना। जितना भी कॉस्मोस सिस्टम है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड जो है, जितना भी स्पिन करता है, कोई भी ग्रह जब एक दूसरे ग्रह का या स्टार का जब चक्कर लगाता है, यानी कि कोई सैटेलाइट होगा वो किसी ग्रह का चक्कर लगाएगा, कोई ग्रह होगा यानी कि आपका जो प्लेनेट है वो किसी स्टार का चक्कर लगाएगा, और जो स्टार है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एक्यूरेट थ्योरी को आज भी हम नहीं जान पाए हैं। रीजन? क्योंकि हम इस सर्कल को भी एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये है आपका इरेशनल नंबर, ये रैशनल था ही नहीं। अगर ये रैशनल नंबर होता तो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट होता। फिलहाल हम अप्रोच करते हैं एक्यूरेट के बिल्कुल पास में ही हम, ठीक है ना। ये देखिए, चाइना से इंडिया में पाई पे काम हुआ, फिर उसके बाद एशिया के कंट्रीज में काम हुआ, एशिया के बाद फिर ये गया यूरोप के पास। तो यूरोप में जो काम हुआ है वहां फ्रेंच मैथमेटिशियन का नाम आता है, और ये है फ्रेंच मैथमेटिशियन। उन्होंने क्या किया, मतलब कि 2000 साल तक इस पर काम चल रहा है, और काम क्या है? बस नजदीक पहुंचना है उस एक्यूरेसी के 3.14 के बाद क्या वैल्यूज आएंगी। तो इन्होंने 3,93,216 साइड्स लेके एक पॉलीगन तैयार किया, और उसके बाद सर्कल पर फिट किया, और उसके बाद उसकी वैल्यूज निकाली। ये बहुत ही नोटेबल काम था इनका, ठीक है ना। देन उसके बाद इनसे भी बड़े जो आए, वो लास्ट जिसे हम कह सकते हैं, लास्ट जिन्होंने जो लास्ट काम किया है वो अर्ली 17 सेंचुरी में आया, और इसे रुडोल्फ कहेंगे। ये जो डच जो है मैथमेटिशियन थे, और ऑफ कोर्स पहले रोमन एम्पायर था, फिर डच एम्पायर आया। तो डच एम्पायर, रोमन में ये इनका बर्थ हुआ था, रोमन एम्पायर में, लेकिन इन रोमन नहीं बोल सकते हम, डच एम्पायर बोलेंगे, क्योंकि डेथ इनकी डच एम्पायर में हुई थी। सो दैट्स वाई, जैसे कि अगर हम बात करें आज की डेट में पाकिस्तानियों की, तो वो अगर कोई व्यक्ति उस समय पैदा हुआ होगा जब पार्टीशन नहीं हुआ था हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की जगह पे, तो आज वो अपने आप को पाकिस्तानी बोलेगा, हिंदुस्तानी नहीं बोल सकता ना वो। तो इसका मतलब जहां उसकी डेथ हुई है, हम उसकी नेशनलिटी वहीं से दिखते हैं। तो इसका डच एम्पायर में ये मैथमेटिशियन थे, और अर्ली 17 सेंचुरी इन्होंने क्या काम किया था? देखो, 2⁻62 साइड्स। सोच भी सकते हो आप, अपनी लाइफ के 25 साल इन्होंने लगाए, और 25 इयर्स जो इन्होंने अपनी लाइफ के लगाए हैं, उसमें उन्होंने उस पॉलीगन की इतनी साइड्स कैसे ली, इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ोगे इनकी बुक्स में, वो तो पीएचडी का स्कॉलर्स का काम है, ठीक है ना। आप तो अभी 9th क्लास में हो, लेकिन इतनी साइड्स ली, आप इतना तो सोच सकते हो ना। 9th क्लास में इतना सोचना कोई कठिन काम तो नहीं है। उसके बाद इतनी साइड लेने के बाद इन्होंने पाई की एक्यूरेट वैल्यू निकाली है, और कितनी वैल्यूज डेसिमल्स तक निकाली, ये है वो डेसिमल्स। एक्यूरेट 35 करेक्ट डेसिमल्स निकाले इन्होंने इतनी साइड्स लेने के बाद, यानी पाई पर काम करना शुरू किया। लेकिन ये लास्ट थे,
ये लास्ट था जिन्होंने मैनुअली काम किया, जिन्होंने मैनुअली साइड्स पॉलीगन की बनाई, और ये उनकी जो लाइब्रेरी है वहां पर इस समय उस जगह पर यहाँ पर इनके नाम से ये लिखा हुआ है, और इनके नाम से जो है इनको एक जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये लास्ट थे। आइए अब हम समझते हैं आगे। अब हम समझेंगे कि जो लास्ट मैंने बताया आपको कि उन्होंने ट्रेडिशनल प्रोसेस मतलब कि एक सर्कल के अंदर पॉलीगन को बनाना, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस बनाने वाले वो लास्ट थे। लेकिन उसके पहले भी काम हो चुका था। अराउंड 1400 एडी, अराउंड 1400 एडी की बात करूंगा मैं। यहां पर एक व्यक्ति थे जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, माधवा, ठीक है ना। ये इंडियन मैथमेटिशियन थे, और इंडियन मैथमेटिशियन इन्होंने एक काम किया था, और इन्होंने पाई की इन्फिनिटिव सीरीज तक काम किया था, जो अभी तक 35 डेसिमल्स है। तो इन्फिनिटिव डेसिमल, डेसिमल इन्फिनिटिव डेसिमल्स तक काम किया था। यानी कि इन्होंने कहा कि पाई की वैल्यूज जो है वो इन्फिनिटिव डेसिमल्स आएगी। इसके लिए उन्होंने एक सीरीज दी थी। क्या दी थी? सीरीज, या फिर इसे आप रूल बोल सकते हो। एक सीरीज दी थी, एक रूल दिया था, जिसको कि बाद में 17th सेंचुरी में एक तो आइजक न्यूटन थे, और एक जो है आपके वहां थे लेबनिज। तो लेबनिज ने और आइजक न्यूटन ने अपने अपने साथ इसको इन्वॉल्व करके इस सीरीज पर काम किया, और उन्होंने फिर इन्फिनिटिव तक के नंबर को समझाया, पाई की क्या वैल्यू होती है। उसके बाद रामानुजन, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन, हालांकि इनके बीच में बहुत सारे लोगों ने काम किया था, लेकिन मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो स्पेसिफिक बहुत बड़े रूप में चीजों को देखते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो वहां पर मतलब जो जिन्होंने या तो बहुत बड़ा काम किया है या डिफरेंट काम किया है, मैं डिफरेंट की बात करूं। किसी के काम पर किसी ने काम किया है तो फिर उसकी बात मैं नहीं कर रहा। तो आइजक न्यूटन की बात करूं, या फिर लिबनिज की बात करूं, या फिर मैं करूं बात क्या नाम है हमारे रामानुजन की, ठीक है ना। तो उन सभी ने जो है, ये सारे मैथमेटिशियन थे, इन सभी मैथमेटिशियन ने पाई की इन्फिनिटिव सीरीज के लिए काम किया है, सीरीज भी बनाई है। लेकिन माधव का नाम यहाँ पर, माधव जो है उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने 400 बीसी में दिया था। बाकी अगर मैं लेबनिज और क्या नाम है आइजक न्यूटन की बात करूं तो वो 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी की बात करूंगा, लेट 17th सेंचुरी। और अगर मैं रामानुजन की बात करूं वो तो 20th सेंचुरी के जो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने भी काम किया। इतना काम होने के बाद भी पाई की वैल्यूज रुकी नहीं, क्योंकि अभी हमें एक्यूरेट मिला ही नहीं था। तो हमने सोचा कुछ तो होगा, तो वो कुछ क्या होगा, फिर आया हमारा मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि मॉडर्न युग, यानी कि उसमें 20th सेंचुरी आ गई। यहां पर पढ़ते हैं एक बार जो मैंने अभी बताया है उसके बारे में, 9th में कितना दिया है। द ग्रीक जीनियस और आर्किमिडीज वॉज द फर्स्ट टू कंप्यूट डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई। अब यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट थे, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है कि ये फर्स्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने जो बताया अभी आपको उसके बारे में चर्चा आर्किमिडीज से पहले थी। आर्किमिडीज ने उस पर काम किया, उन्होंने हाँ डेसिमल के बाद बताया, ये उनके लिए फर्स्ट था। उससे पहले 3 से बड़ी और 4 से छोटी पाई की वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन पाई की वैल्यू के बारे में चर्चा तो था। नाम चाहे उसका पाई ना हो, नाम नहीं होगा पाई, क्योंकि ये ग्रीक लेटर है तो ग्रीक से लिया गया है। तो आर्किमिडीज के बारे में फर्स्ट तो थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन हाँ यहाँ पर लिखा है तो इसको मान लेते हैं। कहते हैं ही शोड, और उन्होंने शो किया ये डेसिमल के बीच में पाई की वैल्यू। फिर आर्यभट्ट, जो कि कब आए, देखो अराउंड 500 एडी की बात कर रहा हूं, कॉमन एरा कह लो या एडी की बात कर लो, एक ही बात है। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, इसे एस्ट्रोनॉमर भी कहते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर, कहता है फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट 4 डेसिमल ऑफ प्लेसेस। ये मैंने आपको बताया था, 4 डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने बताया था, यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर। और जब हाई स्पीड कंप्यूटर का यूज करने लगे एंड एडवांस एल्गोरिथम का यूज करने लगे, पाई हैज बीन कंप्यूटेड टू ओवर 1.25 ट्रिलियन। याद रखना, मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, आपको पता होना चाहिए ये इंग्लिश की काउंटिंग का। तो यहां तक के प्लेसेस निकाले, लेकिन उस सुपर कंप्यूटर ने भी कहा कि ये एक इरेशनल नंबर है, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ सर्कल हम नहीं निकाल सकते। यानी इसके आसपास के पॉलीगन्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट इससे मैच कर जाए, बिल्कुल एक्यूरेट वही आ जाए, वो नहीं निकल सकता। तो हमने इसी को पाई की वैल्यूज को मान लिया, और ये हमारा फिनिश हो गया टॉपिक। आपको बात समझ में आई कि पाई कितना इंटरेस्टिंग था। हायर क्लास में जाओगे तो न्यूटन और लिबनिज की थ्योरी पढ़ोगे, ऑफ कोर्स वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके अंदर बायनोमियल थ्योरम आ जाती है, और बर्नौलीज एक्सपेंशंस आ जाता है, ट्राइंगल्स आ जाते हैं, तो उसका एक अलग कैलकुलस आ जाएगा, इंटीग्रेशन के तरीके से न्यूटन ने बताया था,
है ना। तो फिलहाल आपको यहाँ फिनिश कर देते हैं टॉपिक, यानी कि 9th क्लास के स्टैंडर्ड पर आपको क्या जानना था कि √2 निकालने का सिर्फ एक ही मेथड डिवीजन मेथड नहीं होता, और भी मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड सुलभ सूत्र में बताया है। उसके बाद मैंने आपको बताया पाई की वैल्यू, इसकी एक जर्नी थी और इसने सबने अलग अलग काम एक ही चीज पर किया कि C/D को मैच करने की कोशिश करी, जो कि नहीं हो पाई। तो ये लगभग C/D के बराबर होता है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर जिसका कभी अभी तक अंत नहीं हुआ, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और ये एक रैशनल है। ऑब्वियस सी बात है, आपको P/Q दिख रहा है, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल करके चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई इरेशनल नंबर फाइंड करना हो जो कि दो रैशनल नंबर के बीच में है, तो कैसे फाइंड करेंगे। बहुत आसान तरीका है, उस रैशनल नंबर को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड करिए, उसका एक डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। जो ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन है, ये दोनों, इनके बीच की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, मैं निकाल के दिखा देता हूं, आप क्वेश्चंस में करिएगा। जैसे कि यहां पर दे रखा है देखिए 0.14287, इसके बाद की वैल्यू निकालिए, और वो भी इरेशनल। तो आप लिखिए 0.142 012 0012 00021, ऐसे ही बनाते चले जाइए, अपनी मर्जी से कितनी भी संख्या बना सकते हो। ये एक इरेशनल नंबर है जिसका कोई सर्टेन पैटर्न नहीं है, और ये कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि आपने डॉटेड लगा दिया, और इसके बाद की वैल्यू है। उसके बाद लिख सकते हैं 0.151001011000, ऐसे लिखते चले जाइए। उसके बाद अगली संख्या 0.16110111000001, ऐसे लिखते चले जाइए। तो ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हो भाई, आप इन्फिनिटिव नंबर्स बना सकते हो। यहां पर तो सिर्फ एक इरेशनल नंबर की बात कर रहा था। हाँ, इससे पहले वाली संख्या होनी चाहिए, यानी कि 0.28 से पहले 0.285714, ये सारी वैल्यू इससे पहले है। तो आपको समझ में आया, इरेशनल नंबर कभी भी ढूंढने के लिए एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप उन दोनों को पहले रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे और उनके बीच के कितने भी इरेशनल नंबर बता सकते हो। एक ही एग्जांपल था। अब उसके बाद 3 क्वेश्चंस है और फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कहता है राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring। अभी तो बताए 3 नंबर पूछ रहा है ना, ये तीनों नंबर लिख दो डेसिमल्स में, बात खत्म। ये आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। आप डेसिमल में लिख सकते हो, अगर डेसिमल पूछ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डेसिमल में नहीं पूछ रहा होता तो रूट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि √2 √3 √5, रूट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर, √7। अब आप कहोगे सर जी √6 क्या है, क्या ये रैशनल है या फिर इरेशनल है, आप कहेंगे बताइए क्या है। तो मैं बताऊंगा 6 के फैक्टर्स कर लेते हैं, √2 इंटू में √3। देखो ना, 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अगर मैं कहता हूं एक रैशनल नंबर में अगर जोड़ता हूं इरेशनल नंबर, अगर मैं रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ता हूं, घटाता हूं, गुणा करता हूं, तो आंसर इरेशनल आएगा। अगर मैं इरेशनल नंबर को डिवाइड करता हूं रैशनल नंबर से, तो आंसर इरेशनल आएगा। यानी कि वो सारे आंसर इरेशनल आएंगे जो रैशनल के साथ जुड़ेंगे, घटेंगे, गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, तब भी इरेशनल ही आएगा। और इरेशनल नंबर से किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा। अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइज में। अभी फिलहाल आपने 7th क्वेश्चन कर लिया है, 8th क्वेश्चन को समझते हैं। थ्योरिकल समझना है, आज करने वाला काम कुछ भी नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं, फिक्र मत करिए, आज का काम सिर्फ थ्योरी है, थोड़ा सा काम करने वाला है। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं, इसे डिवाइड करिए, इसे डिवाइड करिए, 2 आंसर निकालिए और उनके बीच के 3 इरेशनल नंबर करिए, मुझे चेक करा दीजिएगा। उसके बाद कहता है 9th में क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स रैशनल और इरेशनल। मैंने अभी बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट ऑफ प्राइम नंबर, या फिर जो डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे। यहां पर ये इरेशनल नंबर है क्योंकि √23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 23 इरेशनल नंबर। यहां पर ये 15 का स्क्वायर रूट होता है और ये एक रैशनल नंबर है, 15 के अपॉन में 1 लगाया जा सकता है, तो ये रैशनल बोला जाएगा। सेकंड, थर्ड वाले की बात करें तो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि एंड हो रहा है, यानी कि ये रैशनल कहलाएगा। यहां पर बात करें तो ये एक पैटर्न रिपीट कर रहा है, आप देख सकते हो, आप गौर से यहां देखिए, ये देखा 478 478, एक पैटर्न बन रहा है, 3 का एक पैटर्न ब्लॉक बन रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यानी कि ये भी एक रैशनल है। और ये है आपका इरेशनल, मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग।
तो गाइज आपको समझ में आ गया 9th तक के ये 3 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे कैसे करने हैं। अब आपको कॉपी पेन उठा के अगली एक्सरसाइज कर लेनी है। अगली एक्सरसाइज में कहता है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है और रियल नंबर के अंदर रैशनल इररेशनल दोनों आते हैं। इसके एग्जांपल्स आपका होमवर्क है। मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा, आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं। एक नंबर लाइन बना दीजिए मेरे साथ और इस नंबर लाइन पर आप नंबर लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4, ऐसे ही बनाते चले जाइए 5 एंड सो ऑन टू। यहाँ पर -1 है, -2 है एंड सो ऑन टू। ये नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन पर आपको नंबर दिखाना है 3.765। तो पहले 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 की बात करेंगे तो 3 कहाँ है, ये रहा 3, और 4 कहाँ है, ये रहा 4। 3 और 4 के बीच में आपको इस तरीके से एक क्या बना देना है, इस तरीके से एक सर्कल बना देना है। 3 और 4 के बीच में जूम करेंगे तो कैसे जूम करेंगे, देखो 3 को तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लाइन खींचना, और 4 की लाइन यहाँ खींच देना, ठीक है ना, और इन दोनों को मिला देना। यानी कि यहाँ पर तो लिखा है आपने 3 और इधर लिखा है 4। कॉपी पे यही काम करेंगे, इधर 3 लिखेंगे, इधर 4 लिखेंगे। इनके बीच में 10 नंबर होते हैं। देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 8, 9 और 10। तो फिलहाल यहाँ पर आप नंबर लिखना शुरू कर दीजिए जल्दी से। यहाँ लिखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10 होता नहीं है, 4 हो जाता है। अभी फिलहाल क्या निकालना है, 3.7 है ना। तो 3.7 और 3.8 को देखेंगे, ये रहा 7, ये रहा 8। इस पर ऐसे सर्कल लगा देंगे। 3.7 से एक लाइन खींचेंगे सीधी और 3.8 से दूसरी लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, और यहां पर बना देंगे एक लाइन, नंबर लाइन। ये बना दी नंबर लाइन। ओके, सही से बना देना आप बिल्कुल अच्छे से। और ये आ जाएगा 3.7 और ये आ जाएगा 3.8। अब इसके बीच में भी 10 नंबर होते हैं। यहाँ हो गया 3.71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आप नंबर लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए, ये लिखिए 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, फिर यहाँ पर लिख दीजिए 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। तो आपको क्या निकालना है, 3.76। देख रहे हो, आपको 6 दिख रहा है, 3.76। तो आप देखेंगे 3.76 कहाँ है, ये रहा 6, ये रहा, और 3.7 कहाँ है, 77, ये रहा। तो इन दोनों पे ऐसे सर्कल आएंगे, 3.76 और 3.77। ओके, 6 और 7 के बीच में आएगा ना नंबर, तो आप यहां पर भी जूम कर देंगे। यहां लिखेंगे 3.76 और यहां लिखेंगे 3.77। इसके बीच में 10 नंबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना। तो ये आपके 10 नंबर आ गए 3.76 और 3.77 के बीच में। ओके, तो फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ नंबर लिखना शुरू करना है। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। ओके, आपको क्या नंबर निकालना है, 3.765। तो आप यहां पर सर्कल लगा देंगे 3.765 एंड दिस इज द एक्यूरेट और फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आया नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा से देखिए और ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। कहता है 4 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो आप कहेंगे सर डेसिमल के बाद तो 2 ही प्लेस है, तो इसको कैसे करेंगे बता देता हूं। 4.26 के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है और बार का मतलब मैंने आपको बताया था 4.2626, 4 डेसिमल तक करना है, तो ये है। अभी इससे पिछला वाला क्वेश्चन 3 डेसिमल तक था, तो यहां तक पहुंचे। 4 डेसिमल है तो इसके बाद का एक और स्टेप करेंगे और फिर फाइनल आंसर देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, इसे भी अभी करिए आप जल्दी से और पॉज करके वीडियो सेकंड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो भी, और अगर समझ में आ जाता है तो भी आप इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, ये पूरा का पूरा रीड आउट करेंगे कि कैसे इन्होंने देखो इन्होंने इसको सॉल्व किया और इसका आंसर निकालेंगे 11th वाले एग्जाम्पल का। ठीक है ना, 11th एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, तो एक एग्जाम्पल और 2 एक्सरसाइज आपको करनी है। और आज की ये 1.4 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था जिसमें समझना था, और मैंने कहा था इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा आपको इरेशनल नंबर समझना था,
वो मैंने कोशिश करी है समझाने की, आपके स्टैंडर्ड पे समझाने की कोशिश करी है। बाकी हायर स्टडी में और डीप स्टडी करेंगे इस पर, फिलहाल इतना ही बहुत है आपके लिए, एनफ है। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस पर बातें करेंगे, यानी कि अगली एक्सरसाइजेज में आपकी कोई थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, टेक्निक्स होंगी, जो मैथ्स की टेक्निक आप जानते हैं या फिर जो सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।